रियल नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर जिनको कि हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इधर नेगेटिव नंबर लिखते हैं, सेंटर में जीरो लिखते हैं। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यानी कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको नहीं दिखा सकते, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इनलिए आपको दो टाइप के नंबर पढ़ने हैं। पहला आता है प्राइम नंबर और दूसरा आता है कंपोजिट। अगर आपको ये पता है तो आपका चैप्टर में आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट होते हैं जो कि इनसे ज़्यादा में आते हैं। कहने का मतलब है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। देखो, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि यार फैक्टर जो होता है ना, वो उस नंबर को डिवाइड कर देगा। मान लो अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 का फैक्टर 1 है और 2 है और खुद 4 है, इसका मतलब है इन तीनों नंबर से ये 4 जो है डिवाइड हो सकता है। इसी को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, फैक्टर यही होता है। तो प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर हो सकते हैं और कंपोजिट के दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो बात करते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वन जो है 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, लेकिन ये दोनों जो फैक्टर हैं ये सेम सेम आ गए। ठीक है, तो दो फैक्टर नहीं हुए, ये तो एक ही फैक्टर हुआ, यानी ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, हम प्राइम की बात कर रहे हैं अभी। टू जो है हमारा 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ दो फैक्टर है। ठीक है, 3 की बात करते हैं। 3 हमारा 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। जो 4 है वो हमारा 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, हम देख चुके हैं। तो 4 हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। जो 5 है वो भी एक प्राइम नंबर है। जो 7 है वो भी एक प्राइम नंबर है। जो 9 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। देखो कैसे, 9 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद 9 के टेबल में आता है। इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर है, यानी 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस 9 के बाद कौन सा आता है? 9 के बाद आता है हमारा 11 जो कि प्राइम नंबर है, और फिर आता है 13। तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, पहला 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11 एंड 13। आप इतना याद कर लो, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मान लो कि एक नंबर लिखा है जो कि है 32760। ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि आता ही होगा, आप 10th क्लास के अंदर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कौन सा प्राइम नंबर आता है, इस ऑर्डर से करना था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले 2 आता है, हमें देखना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आपने हमने इस पूरे प्रोसेस का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने एक चीज हम ध्यान देते हैं, ठीक है, कि जो 32760 लिखा है ये खुद पे कंपोजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट है। पर जब मैंने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, यानी अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसको अगर लिखता हूं, तो ये सारे तो प्राइम नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, मैं उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी अगर इस कंपोजिट नंबर को मैं एक्स मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3, और ये चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा कहां तक? Pn तक। यानी कि कोई प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के अंदर मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन किया इसका। तो इस कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करने पे सारे प्राइम नंबर आए, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि देखो, पहले 2 था, 2 था, 2 था, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 13 आ गया, यानी कि नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर जो है, ये P1 P2 जो हो सकता है बराबर हो, या तो P2 वाले इससे बड़ा हो। कैसे हो सकता है? 2 हो, या ये भी हो सकता है कि 2 हो या 3 हो, है ना। तो ये बराबर भी हो सकता है, या P2 वाले इससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से फिर, कि P1 जो है हमारा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा P2 के, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हम कह सकते हैं जैसे P2 है,
P2 जो या तो P1 से बड़ा होगा या तो P1 के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। और उसी तरीके से इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अच्छा, कितने तक हमें नहीं पता भाई, कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं ना फैक्टराइजेशन में, तो हम Pn लिख देते हैं। n का मतलब nth, कितनी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि चैप्टर का काम खत्म हो चुका है। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको समझाई है इसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। समझ जाना, पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मान लो कि दो नंबर है, 2 है और 6 है। ठीक है, आपकी टेबल आता है 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है, मल्टीपल का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो टेबल से ही आता है आपको। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि कोई से भी दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम सेम है। कॉमन का मतलब भी होता है जो सेम होता है। ठीक है, कॉमन का मतलब जो दो चीजों में सेम बात होती है। तो आपने देखा 2 और 6 जो है, इन दोनों के ही टेबल में 6 आता है, तो मैं 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा उसे मैं 6 कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 और 9 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 5 की टेबल में 45 आता है और 9 की टेबल में 45 आता है, तो 45 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आपको एक और बात बता दूं, अगर मान लो दो नंबर दे रखे हैं और ये वाला नंबर, मतलब कोई सा भी एक नंबर दूसरे वाले से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो जो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सेंस है इसमें, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। और कोई ऐसे नंबर है जिनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, जैसे 5 जो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 जो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ क्या कहता है, यार दो नंबर है, ठीक है, 2 है और 4 है, ये दोनों नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड होंगे वही हमारा एचसीएफ है। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? हाँ, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको बोला है कि 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। ठीक है, फाइंड करना है एलसीएम और साथ में एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन करते हैं। ठीक है, बच्चों की तरह 6 का लिखते हैं, 20 का लिखते हैं। 2 3 6, 3 1 3, 2 10 2 5 5 1 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 हमारा एक बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 है। 3 भी एक बार रिपीट हो रहा है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5? हाँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो जो नंबर कॉमन है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 है, ये 2 है, कॉमन है, तो 2 आ गया। मल्टीप्लाई, क्या कुछ और कॉमन है? नहीं। 3 के साथ कुछ कॉमन नहीं है, 5 के साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो जो बचे हुए रह जाते हैं ना, हम उनको भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। पहले लिखेंगे जो कॉमन है, कॉमन वाले को एक बार, और फिर जो बचे रह गए, ये 3 बचे रह गए, इनको हम साथ में लिख देंगे मल्टीप्लाई में, इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 5। ठीक है, तो 2 3 6, 6 2 12 एंड 12 5 60, तो 60 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ उसको लिखते हैं। कॉमन क्या है, 2 है, सिर्फ 2 कॉमन, यानी कि 2 इसका एचसीएफ हो गया। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको करने के लिए, क्योंकि आप 10वीं में आ चुके हैं, तो इसको समझने का एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट। मैंने देखो आपको क्या बताया कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये कहीं तो काम आएगा। देखो इसको क्या करना है, आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, अगर एचसीएफ बोला है, एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर होता है। जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो यहां पे जो नंबर था पहला क्या था, चलो दोबारा लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 था और 3 की पावर 1 था पहले नंबर के लिए। दूसरे नंबर के लिए 2 की पावर 2 इंटू 5 है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर कौन सी है। अब देखो यार, 2 की पावर 1 छोटी है, 3 की पावर 1 भी छोटी है, पर 3 का ना कोई कॉमन नहीं है। 3 का कोई कॉमन तो है ही नहीं, सिर्फ यहां 3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2 का यहां 2 कॉमन भी है। इसका मतलब एचसीएफ इसका डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या बोला, आपको ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है, तो ग्रेटेस्ट पावर है जो सबसे बड़ी पावर है। तो आपने देखा यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, मैंने बोला सबसे बड़ी पावर, तो आपने 2 की पावर 2 को उठा लिया। ठीक है, कि 2 की पावर 2 वाला जो था आपने उसको उठा लिया। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो बचा रह जाता है उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो यार, इन दोनों में से आपने 2 की पावर 2 को उठा दिया क्योंकि वो हाईएस्ट पावर है। उसके अलावा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 60 ही आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। इस पर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, आपको पता है ये हम कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर को खोल के लिखते हैं। तो ये कोई एक नंबर है, ये भी कोई एक नंबर है, ये भी कोई एक नंबर है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ होती है स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि सबसे छोटी पावर यार। तो सबसे छोटी पावर कौन कौन सी, इसको फोकस करते हैं। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, पहले तो देखो तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तीनों में है, 3 है तीनों में। सबसे छोटा कौन सा है, 3 की पावर स्क्वायर सबसे छोटी है। देखो स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, पावर 4 है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर वाली सबसे छोटी है। तो एचसीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, 3 की पावर स्क्वायर
मल्टीप्लाई, मैंने बोला था और जो कॉमन है उसको भी देखेंगे। क्या 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, हाँ तीनों में है। इसमें देखो 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 की सबसे छोटी पावर 1 है, 5 की सबसे छोटी पावर 1 आ गई, ये 2 लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब 2 को देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 सबसे छोटी, आपने वो लिखा। इन सबको यार मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इंटू 2 करने पे 90 आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर में कैसे निकालते हैं, पहले आपको कॉमन देखना है उसके बाद देखना है, ठीक है। तो आपने देखा 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ 4 है, तो आपने 3 की पावर 4 लिख दिया क्योंकि सबसे बढ़िया। फिर 5 के लिए देखा तो 5 के लिए 5 की पावर क्यूब सबसे बढ़िया, और 2 के लिए 2 की पावर क्यूब सबसे बढ़िया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आंसर लिख रखा है, आप करके देख सकते हैं, 101250 आएगा। एक फॉर्मूला हमें सीखना होता है, फॉर्मूला कहता है कि देखिए आपके पास 2 नंबर होते हैं, ठीक है, कभी भी एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, इन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा। वो क्या आएगा, आपने क्या किया, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकाला, ठीक है, इस ए बी का एचसीएफ निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया इनके एलसीएम से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही जो नंबर दे रखे थे ना हमें, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। समझ आ रहा है? देखो यार ये वाला एग्जांपल देख लो, 620 वाला। आपने क्या किया, 6 और 20 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना आया, 2 आया, एलसीएम कितना आया, 60 आया। अगर आप 60 इंटू 2 करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बोला है, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा। क्या इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा? हाँ आएगा, 120 इक्वल टू 120। तो ये फॉर्मूला जो है इसकी जस्टिफिकेशन देता है। अच्छा ये नंबर, ये याद रखना कि जो फॉर्मूला है केवल 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि यार 3 नंबर दे रखे हैं तो उस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, केवल 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है। तो इस फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जहां आपको एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबर है, ठीक है, 420 है, 189 है, इन दोनों का एचसीएफ आपको 21 गिवन है और एलसीएम आपसे पूछ रखा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, आप क्या करेंगे, इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम और यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 नंबर कौन से, 420 इंटू 189, 420 इंटू 189 कर दिया। अच्छा एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 21 है, ठीक है, तो हमने 21 पुट कर दी, ठीक है। आपको पता है 21 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 420 189 बाई 21। याद रहे पहले मल्टीप्लाई मत करना बेवकूफों की तरह, ठीक है, पहले यहाँ इसको लेके जाओ और देखो जो कट सकता है काट दो, क्योंकि ऑफकोर्स कटेगा ही, ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है तो ध्यान देना पड़ता है। तो 21 की टेबल में ये कट सकता है, कितने पे, 9 पे, 9 पे कट जाएगा। चाहे तो यार आराम से करके देख लेना, 7 से कर लेना, बात हो जाएगी, ठीक है। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 18, 9 4 36, 3780 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन भी कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब हम समझते हैं, मान लो कोई सा भी नंबर है, ठीक है, अगर मैंने 450 लिखा या मैंने 3900 लिखा या मैंने 650 लिखा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके एंड पे ना 0 आ रहा है, ये 0 0 0, इनका लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, यानी ये नंबर जो है 0 पे खत्म हो रहा है। लेकिन मान लो यार कोई रैंडम नंबर दे दिया आपको, ठीक है, मान लो 7 दे दिया, 8 दे दिया, 4 दे दिया, आपको पता है हम इनका एक्सपोनेंट कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। मान लो 7 की पावर 4 कर दिया, 8 की पावर 3 कर दिया, 4 की पावर 10 कर दिया, कुछ भी कर दी पावर, तो पावर करने पे बार बार मल्टीप्लाई होते जाएंगे और एक फाइनल कोई नंबर बनेगा, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा क्या उसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा ये बताना है। कहने का मतलब है जैसे कि 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, अपना 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो क्या 2 की पावर हम कितनी कर देंगे, तो क्या कोई ऐसा नंबर यहां पे आएगा जिसके लास्ट में 0 आए, हमें ये बताना है। अब इसको बताने के लिए यार देखो एक चीज समझते हैं, ये जितने नंबर हमने यहाँ लिखे हैं ना, जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, इन सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आपको आता है करना, ठीक है। तो एक चीज याद रखो कि कोई सा भी नंबर 0 पे जब ही खत्म हो सकता है जब उस नंबर के जो फैक्टर है उसके अंदर 5 है या तो 10 है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसलिए केवल प्राइम नंबर आ सकता है, यानी हम सिर्फ 5 को कंसिडर करेंगे, 10 को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि अब समझ चुके हैं, आपको कोई सा भी नंबर दे रखो, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और चेक करना है क्या उसके फैक्टर में 5 आता है। अगर 5 आता है तो वो नंबर 0 से एंड होगा, अगर 5 नहीं आता है तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा, बस इतनी छोटी सी बात है। मान लो आपको पूछा है कि 4 की पावर n है, यानी 4 की पावर हम कुछ भी कर दें, क्या ये नंबर 0 से खत्म हो सकता है? देखो वैसे मुझे पता है 4 की पावर कितने ही कर लोगे लास्ट में 0 नहीं आ सकता, लेकिन करेंगे क्या, मैंने बोला इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 4 दे रखा है, 2 2 4, 2 1 2, क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है? नहीं भाई 5 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नंबर कभी भी एंड विथ जीरो नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। 15 वाले को देखते हैं, 3 5 से 15, 5 1 से 5, क्या इसके लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है, इसका ये 5 एक फैक्टर है, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये एंड विथ जीरो हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज को ध्यान दिया कि जो 10 होता है, क्या मैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपके फैक्टर में 5 और 2 दोनों आने चाहिए, समझ आ रहा है। लेकिन 15 के केस में क्या हुआ, 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, यानी कि ये वाला नंबर भी नहीं हो सकता है। ये गलती से इसलिए करी ताकि आपको इस बात का रियलाइजेशन हो सके कि सिर्फ 5 नहीं, आपको 2 का भी ध्यान देना है। अगर ये दोनों आएंगे जब भी वो नंबर 0 से एंड हो सकता है।
अब 15 की पावर यार कितना ही करके देख लो, एंड में आ ही नहीं सकता 0। क्यों? क्योंकि हमेशा 5 मल्टीप्लाई होता रहेगा और रिजल्ट में हमेशा 5 ही आता रहेगा। अब चैप्टर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कुछ ऐसा आपको नंबर दिया रहता है और हमें पता है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन हमसे प्रूफ मांगा जाता है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो, आपको पता है कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जो नंबर मल्टीप्लाई में देखे और प्लस में देखे आप उसे कॉमन ले लो, ठीक है। आपने देखा 13 इंटू में और प्लस 13, ये जो है 13 कॉमन है, तो आप 13 को कॉमन ले सकते हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, देखिए 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा। ओके, तो 77 और 77 के साथ में मल्टीप्लाई 13 है, तो आप बाहर 13 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ प्लस का साइन है और ये 1, ठीक है। 13 इंटू 77, देखो 13 इंटू 77 और 13 प्लस 1 13, ठीक है। 13 बन जाए 13, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैथ्स हमसे बोलेगी हम वही करेंगे। मैथ्स कहती है इसमें हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 इंटू 13 हो जाएगा। अच्छा, 13 हमारा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 78 तो नहीं है, लेकिन 78 के हम फैक्टर्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो 78 को सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ओके, तो मैं 78 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर प्रूफ हो चुका है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये दे रखा है, ठीक है। जो भी है आपने देखा मल्टीप्लाई में 5 है, प्लस में 5 है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले जो जो आप कर सकते हैं वो आप कर दें, ठीक है। 7 इंटू 6 कर सकते हैं, है ना। 7 इंटू 6 कर दो और 4 इंटू 3 कर दो और 2 इंटू 1 कर दो, तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप उन सबको। लेकिन देखिए पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 आप कॉमन लेंगे और इन सबको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 1008 आएगा। आपने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू 5, और ये प्लस 5 था तो प्लस 1 कॉमन प्लस 1 आ गया, ठीक है। बाहर हमने 5 कॉमन ले लिया। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस करने पे 1009 इंटू 5। अब देखिए जो 1009 है ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। आप चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको ट्राई करके देखो, हालांकि ये होगा ही नहीं, पहले बता दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। ना ये 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 11 तक, ना 13 तक जाएगा नहीं किसी से, ठीक है। ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। एक बार मैं फिर सबको बता देता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 1008 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, 5 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ इंटू 1 बचेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। इस इंटू 1 से भी क्या फर्क पड़ेगा, नंबर वही आएगा। लेकिन ये प्लस वाला था, हमने इसमें से कॉमन लिया था तो 1 बचा था यहाँ पे, इनको प्लस किया और ये हमने आंसर निकाल दिया। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसमें कि हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। देखो जो रैशनल नंबर होते हैं, आपने छोटी क्लास में फ्रैक्शन पढ़ी होगी। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। हम क्या करते हैं, बड़ी क्लासेस में आके बोलते हैं कि इस ऊपर वाले का नाम हम पी रख देते हैं, नीचे वाले का नाम क्यू रख देते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जिन नंबर्स को लिखा जा सकता है उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि पाई है। पाई की वैल्यू तो 22/7, आप कह सकते हैं कि हमने इसको भाई फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन होगा कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक बहुत ही लंबी सीरीज चलेगी, तो आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ये रफली एस्टिमेशन है कि इतना होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। उसी तरीके से जो रूट की वैल्यूज होती है, जैसे √2 है, अपना √3 है, अंडर की जो भी वैल्यू है, कोई सा भी नंबर अंडर के अंदर, वो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। या फिर 0.10110111 ये हमारा जो चल रहा है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जिसमें √x एक नंबर हमें दे रखा है जो कि इरेशनल है। हमें इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, यानी इरेशनल दे रखा है और इसे ही इरेशनल प्रूफ करना है, यानी कि जो चीज पहले से दे रखी है उसी को प्रूफ करनी है। और हम यहाँ पे जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये टेक्निक हमको कहती है कि हमें जो है किसी बात को झूठ मान के चलना है। आप एक होटल में जाते हैं और वहां पे पहली कंडीशन लिखी हुई है कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, नो डॉग्स अलाउड। और सेकंड कंडीशन लिखी हुई है कि ऑल पेट्स अलाउड। और सपोज करिए कि आप अपने साथ अपने डॉगी को भी लेके गए थे, तो पहले तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई डॉग्स अलाउड नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ सारे पेट्स अलाउड हैं। अब इससे हुआ क्या, इससे बात जो इलॉजिकल निकल गई। अब इलॉजिकल क्या है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि पेट्स अलाउड है, बट हमने क्या किया, पहले मना किया
और फिर उस बात को मान लिया कि पेट्स अलाउड है यानी डॉग भी अलाउड है। इसी तरीके से इसको प्रूफ करना होता है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं लेट पी कोई सा भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। पी कोई सा भी एक प्राइम नंबर हो सकता है। अब ये जो पी है प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर ना एक नंबर को डिवाइड करेगा। वो नंबर कौन सा होगा? ए स्क्वायर। हम कहते हैं ए की पावर स्क्वायर कोई सा नंबर है जिसको कि ये प्राइम नंबर जो है ना डिवाइड कर सकता है। हमने पी लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर जो नंबर लिखा है ये पी से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पी से डिवाइड हो रहा है तो थ्योरम कहती है कि हमारा जो ए है वो भी पी से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो अगर ए की वैल्यू 5 है तो हम कहना चाह रहे हैं जो 5 है वो इस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, और ए का जो स्क्वायर यानी 25 है, 5 का स्क्वायर 25, वो भी पी से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा हमें सोच के प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे। इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि √7 को इरेशनल प्रूफ करना है। ऐसे ही आपको कोई सा भी अंडर के अंदर नंबर मिल जाए, आपको इन सभी स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करना है और बस नंबर आपके हाथ में है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको मानना है, आपको अज्यूम करना है कि जो √7 है वो रैशनल है, ठीक है। देखो हमें पता है नहीं है, लेकिन मान लो, अपनी तरफ से मान लो। अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। यानी मैं √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे तो P/Q लिखूं चाहे A/B लिखूं, बात वही है। ABCD से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा मैथ्स के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ वेरिएबल होते हैं जो कि कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने A/B लिख दिया मान लो, ठीक है, A/B लिख दिया। अब आप ऐसे मान के चलो कि A और B जो है इन दोनों का एक फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, मान लो जैसे कि मैंने लिखा 5 और 6, आपको पता है इन दोनों का भी कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा हमारा? 1 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 6 और 7, इसका 1 होगा। आपको पता है दो प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। समझ आ रहा है? कभी भी दो प्राइम नंबर होते हैं उनका फैक्टर 1 होता है, और कभी भी दो लगातार नंबर होते हैं उनका फैक्टर भी 1 होता है, ठीक है। प्राइम वाले केस में जब दोनों प्राइम नंबर होते हैं और फैक्टर 1 है तो उसे हम को प्राइम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये मान के चला कि ए और बी जो है इन दोनों का फैक्टर एक ही है, इन दोनों का फैक्टर एक आ रहा है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं अभी। तो जब मैं ये मान रहा हूं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, तो क्या मैं इन दोनों को को प्राइम कह सकता हूं? मैं कह रहा हूं ए और बी जो है ना ये दोनों ही क्या है? को प्राइम है। दोनों ही को प्राइम नंबर, यानी दोनों ही प्राइम नंबर है और इनका फैक्टर 1 है, तो इसलिए हम इसको को प्राइम कह सकते हैं। को का मतलब होता है साथ साथ, और प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर आ गए ना साथ में, इसलिए को प्राइम। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी √7 इक्वल टू ए। अब देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ्स में कहती है हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं स्क्वायरिंग करूं चाहे क्यूब लगाऊं, तो मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से अंडर हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग में दोनों साइड करूंगा तो इधर देखो क्या है, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये √7 है, √7 है। कभी भी किसी भी अंडर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर कट जाता है, यानी सिर्फ 7 बचेगा। तो 7b² इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया। अब देखो अब मैं कह सकता हूं ये 7 है, अगर इस 7 को उठा के इस तरफ भेजूं तो ये a स्क्वायर के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 7। समझ आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ कह सकता हूं। तो देखो a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 7, इज डिविजिबल बाय 7। अगर a स्क्वायर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी डिवाइड होना चाहिए। हमने जो भी थ्योरम समझी थी, a भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, यानी a को भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखो a भी जब डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो a हमारा वो 7 की किसी मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकता है किसी इंटीजर के लिए, फॉर सम इंटीजर, ठीक है। देखो बहुत ही आसान भाषा में क्या करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने a के लिए देखा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो मैं a के लिए भी कुछ ले सकता हूं। a के लिए मैंने c ले लिया, और c हमारे 7 के मल्टीपल में ही आएगा, कॉमन सी बात है। क्योंकि देखो ना अगर a हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, a हमारा अगर देखो ये 7 डिवाइड कर देगा इसको, a अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू में कुछ तो हम वैल्यू ले ही सकते हैं यहाँ पे, तो एक इंटीजर हमने c ले लिया, ठीक है। बहुत आसान है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, फिर से चाहे तो इसके अंदर स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर से कर दी स्क्वायरिंग। इस बार क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो a स्क्वायर की वैल्यू है 49 c स्क्वायर है, तो क्या मैं a स्क्वायर की जो वैल्यू देख रहा हूं इस वैल्यू को उठा के इस a स्क्वायर में डाल सकता हूं, यहाँ जो a स्क्वायर लिखा था, हाँ डाल सकता हूं। तो डाल के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूंगा, सो दिस विल बी 7b² इक्वल टू a स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, a स्क्वायर की वैल्यू क्या 49 c स्क्वायर,
49c²। अब देखो ये इससे कट जाएगा, यानी कि b² = 7c² हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो b² है वो डिविजिबल बाय 7 है। अगर b² 7 से, देखो b² जो है 7 से डिवाइड हो सकता है, उसी तरीके से कह सकता हूँ b भी 7 से डिवाइड हो सकता है ना। ये काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा प्रॉपरली लिखा हुआ, ठीक है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अभी सिर्फ समझ लो। तो अब कहने का मतलब है ए और बी अगर डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ए एंड बी का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है, और फैक्टर वो होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। यानी 7 वो हमारा कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट हमने देखा था कि वो तो सिर्फ को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, पर यहाँ तो कॉमन फैक्टर 7 भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ए और बी को को प्राइम लिया था। अगर ए बी को प्राइम थे तो इसमें फैक्टर 7 क्यों आ रहा है? अगर फैक्टर 7 आ रहा है मतलब ये गलत है। अगर हमने गलत ही लिया था तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हमने जो अजम्पशन लिया था, जो बात हमने मानी थी, वो गलत हो चुकी है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन यहां पे गलत हो जाती है और हम कह सकते हैं कि हमारा √7 जो है एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो चुका है। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे। आप ये मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2 √5 = a/b आ गया, ठीक है। क्या ये 3 इसमें से आके माइनस हो सकता है, क्योंकि +3 तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि a/b -3 = 2 √5 मैं कह सकता हूँ, ऑफकोर्स कह सकता हूँ कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है। अगर इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ सकता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ b है 1 है, b और 1 में कुछ कॉमन नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 जब b के टेबल में b कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। a -1 × b करना पड़ेगा, यानी 3 भी हमारा b से मल्टीप्लाई होगा, 3b, ठीक है, इक्वल टू इस 2 को नीचे ले आएंगे, 2b = √5। अब देखो हमने तो माना था कि रैशनल है, लेकिन हमें पता है कि √5 हमारा जो है वो इरेशनल है। हम लिख सकते हैं √5 हमारा इरेशनल है, इस वजह से ये वाला नंबर इरेशनल की इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा इरेशनल है, और इससे हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन रहता है। चलिए क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। कहते हैं सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे 2 लोग दौड़ रहे हैं, जिसका नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, और रवि को लगते हैं 12 मिनट उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सर्कुलर ट्रैक पे। तो हमें बताना है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको टेबल आता है ना। मैंने आपको एलसीएम में क्या बताया था, एलसीएम में क्या होता है, मान लो 4 है और 12 है, ठीक है। अगर हम इसका टेबल लिखते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। और जनरली याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, बहुत रेयर केस आएगा कि आपको एचसीएफ करना पड़े, आपको मैक्सिमम एलसीएम से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 18 और 12 का कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एलसीएम ले लेना है। देखो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके देख लो, और नहीं तो आप इतने समझदार हैं, आपको टेबल आता है तो आपको पता है 18 × 2 = 36, 12 × 3 = 36, दोनों में 36 कॉमन है, 36 इसका आंसर है, यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिल जाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। मान लो कि अगर उन दोनों ने दौड़ना शुरू किया था 7:15 में, तो दोबारा किस टाइम पे मिलेंगे, अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो आपको पता है 36 मिनट ऐड हो चुके हैं, है ना। तो 36 मिनट इसके अंदर ऐड कर देंगे, प्लस करना आता है आपको, प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 751 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे वो दोबारा मिल जाएंगे। 2 प्राइम नंबर है पी और क्यू, उनका एलसीएम दे रखा है, दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 2 to 1 दे रखा है। हमसे बोला है जो पी और क्यू है उसके अंदर जो पी है वो बड़ा है और क्यू जो छोटा है। आपको एलसीएम 2 to 1 दे रखा है, तो आपको वैल्यू पूछ रखी है 3p - q की। देखो कुछ नहीं करना, जो एलसीएम दे रखा है 2 to 1, आप इसको सोचो, आप इसको क्या कर सकते हो। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 2 to 1 का 2 to 1 आप इस देखेंगे तो ये किसके टेबल में आता है, तो 13 से करेंगे, 13 × 1 = 13 एंड 7, ठीक है, और फिर हो जाएगा 17 से, यानी कि 2 to 1 जो है, 2 to 1 जो है, इसको मैं 13 × 17 लिख सकता हूँ। अच्छा उसने बोला है पी जो है क्यू से बड़ा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप जो चाहे वो नंबर उठा लो। अगर आपको पी बड़ा बोला है तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 17 बड़ा है, यानी ये पी हो गया, और छोटा कौन सा है, 13 है, तो ये क्यू हो गया, यानी कि पी मिल गया और क्यू मिल गया, वैल्यू में पुट कर देंगे। 3 × p कितना है, 17 है, माइनस क्यू कितना है, क्यू हमारा 13 है, 7 × 3 करो और माइनस कर दो 13 को, यानी कि 51 - 13 करेंगे, आंसर हमारा 38 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें रेशियो बताना है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं। किसका एचसीएफ निकालना है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 4 और 2 का एचसीएफ बताना है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये बताना ना पड़े, बहुत ही छोटी सी बात है ये। इसका क्या करना है? रेशियो निकालना है। किसका? एचसीएफ का रेशियो निकालना है एलसीएम के साथ। एचसीएफ कितना है? 2 आया। रेशियो एलसीएम कितना है? 4 है। 2 1 2, 2 2 4, 1:2 इसका आंसर है, ठीक है। 1:2 आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको कि डिवाइड किया जाए। किससे? मान लो यार कोई सा नंबर है, ठीक है, कोई सा भी नंबर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक बार डिवाइड करते हैं 12 से, फिर 16 से, एक बार 24 से। अब तीनों से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हर बार ना रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने में। आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है? जो माइनस करने के बाद बचता है डिवाइड के अंदर। तो रिमाइंडर जो है तीनों के केस में 7 आ रहा है। तीनों के केस में 7 आ रहा है रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। पहले तो आप वो पता करेंगे। देखो बहुत आसान टास्क है। क्या करना है आपको? देखना 12 16 24। अगर वो तीनों से डिवाइड हो रहा है मतलब वो तीनों के टेबल में आता है। अगर तीनों के टेबल में आता है मतलब इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। अब तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो निकाल के देख लेना यार, आसान है। 48 आएगा। कैसे? 12 4 48, ठीक है। 16 3 48 एंड 24 2 48। तो तीनों के टेबल में 48 आता है, तो 48 एलसीएम हो गया। अच्छा, क्या बच रहा था? रिमाइंडर कितना बच रहा था? 7 बच रहा था। तो जो बच रहा था उसको ऐड कर देंगे, 48 + 7 कर देंगे, आंसर आ गया 55। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है दो नंबर है जो कि रेशियो में 2:3 और उनका एलसीएम दे रखा है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। आपको पता है कोई सा भी नंबर रेशियो में होता है तो आप उसको एक्स लेट कर सकते हैं। 2x ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होता है ना वो किसी को काटने के बाद बनता है। देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, जब इसको काटा था तब हमारा रेशियो बना था। तो जब हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस ये वैल्यूज आ जाएंगी। उससे हम समझ सकते हैं यानी कुछ हमारा मल्टीप्लाई होता है साथ में, तो हम उसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा हम समझ सकते हैं। हमसे बोला कि दोनों का एलसीएम दे रखा है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 2x और 3x का एलसीएम कितना आएगा? देखो एलसीएम क्या होता है? देखो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है नहीं, तो आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2x × 3x कितना हो जाएगा? 6x। अब ये मत बोलना कि स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यार हम मल्टीप्लाई का कहने का मतलब है हम कॉमन निकाल रहे हैं इनके अंदर, ठीक है। तो 2 के टेबल में क्या आएगा? 6x आएगा। 3x के टेबल में 6x आएगा, जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार x स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, ये तो गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 6x हमारा आया एलसीएम। इस एलसीएम की यार वैल्यू आपको दे रखी है 180। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30। आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल लीजिए नंबर का। आपको पहले तो नंबर पता करने थे, नंबर पता चल गए, ठीक है। हालांकि आप ऐसे नहीं भी करेंगे, आंसर आ चुका है। एचसीएफ आपका 30 है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इससे 30 है। फिर भी अगर आप बच्चों की तरह थोड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं कि 2x और 3x एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नंबर आएगा, फिर देख लेंगे। टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है। ये हमारा जो एक्स निकला यही हमारा एचसीएफ है। फिफ्थ कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि हमें नंबर दे रखा है 385 और इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर दिखाना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 385 जो 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। इन 7 × 7 7 7 आ गया। 7 11 जा, फिर 11 1 जा। तो 385 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा है जो कि बताना है कि ये कंपोजिट नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो बताया था यार जो मल्टीप्लाई प्लस में उसको कॉमन ले लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। 2 3 6 हो जाएगा। 6 बाहर क्या आ गया? 5 आ गया कॉमन, प्लस 1 आ गया। 6 + 1 कितना होता है? 7 × 5। हमने देखा दोनों प्राइम नंबर लिखे गए हैं और इसको हमने ये फाइनल इसका आंसर निकाल दिया, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ऐसे ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। तो 7वां क्वेश्चन करते सीधा। इस क्वेश्चन में इन 3 नंबर्स का आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछ रखा है। 12 को आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको आप 3 × 7 लिख सकते हैं। इसको आप 3 × 5 लिख सकते हैं ना। आप चाहे तो थोड़ा करके देख लो ना, अगर आपसे नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर × 3, क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और यहाँ, ठीक है। अब हो गया। चलो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, आपको याद करना है, मैंने बताया था सबसे छोटी पावर देखते हैं। सबसे छोटी पावर कौन सी है और जो कॉमन भी है उसको देखना होता है, ठीक है। 2 इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है। क्या इसमें 2 है? नहीं है। 2 को भूल जाओ। 3 देखो, क्या 3 इसके लिए 3 है यहाँ पे? हाँ 3 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ। तीनों के अंदर 3 है और 3 की पावर तीनों में ही 1 है, यानी कि 3 की पावर 1 आ गई। अब 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए आपको मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर देखो। सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है? 2 की है पहले तो, 2 स्क्वायर, ठीक है। यार एलसीएम के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि तीनों के अंदर आना चाहिए। इस एलसीएम में कंपलसरी नहीं होता। एलसीएम में जो बचता है सबको लेके बस खत्म कर दो, ठीक है। क्या बच गया? × 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेना है, आपको पता है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसमें भी, और तीनों की देखोगे हाईएस्ट पावर 1 ही है ना। तो 3 की पावर 1 हमारा हाईएस्ट सिलेक्ट हो गया। अब देखा 5, चलो 5 तो एक ही बार यहाँ पे, 7 भी एक बार है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6 6 5 जा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी गलती होगी। 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा। 4 12, 12 60 और 16 × 7 420, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 306 और 657 है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, दोनों का आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या दे रखा है 306, 306 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 आएगा। 657 का करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इंटू 73 आएगा। करके देख लेना, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 3 कॉमन है 3 लिख दिया। उसके अलावा क्या है, एक और 3 कॉमन था 3 लिख दिया। फिर इंटू में जो बच गया वो लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73 लिख दिया। फिर इसको करके देख लेते हैं। देखो 3 3 9, 9 2 18 इंटू 17 है। देखो आप टेबल याद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट 17 से करो। 17 8 136 यानी 6 आ गया, और 13 ऊपर कैरी में आ चुका है। और ठीक है, फिर 17 1 17 एंड 17 प्लस 13 कर देंगे तो आएगा 30, यानी कि 306 इंटू 73 करना है। देखो करने का एक आसान तरीका हो सकता है कि आप इसको ना 300 मान लो, ठीक है। इसको क्या करो 300 मान लो, तो 300 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर अगर इसको 300 मान लेते हैं तो 3 3 9 3 7 21 और 2 0 लग जाएंगे। अच्छा आपने क्या किया था, आपने इसको सिर्फ 300 माना था, 6 छोड़ दिया था आपने क्या किया 6 को बचा लिया था। तो 6 को 73 से मल्टीप्लाई करो। 6 3 18, 6 7 42 43। अब इन सबको प्लस करो, प्लस करने पे 8 3 9 प्लस 4, आई होप आंसर सही आ रहा हो, 2 ठीक है, आंसर सही आ रहा है, 2 2 3 3 8 आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद से भी एक बार कैलकुलेशन करके देखें, अच्छा रहेगा। आपको फिर बता देता हूँ, हमने एलसीएम इसलिए क्योंकि हमें बताना था कि इन दोनों नंबर से बताना है जो नंबर डिवाइड हो जाए। देखो जो नंबर डिवाइड होगा वो इन दोनों की टेबल में आएगा, टेबल में आएगा यानी कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जहाँ पे पूछा हमें बताना है कौन सा जो पेयर है यानी जोड़ा जो है वो रैशनल है। रैशनल क्या होता है, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखो √16 जो होता है ना, √16 जो होता है वो इक्वल टू 4 होता है। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। और क्या दे रखा है, √4 दे रखा है, ये 2 के इक्वल होता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। बाकी देखो √36 है, वो 6 का होता है, लेकिन √2 वो तो इरेशनल है, √3 इरेशनल है। इसका मतलब ये वाला पेयर जो है हमारा, ये हमारा रैशनल हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपको दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है और के की वैल्यू पूछ रखी है। तो एचसीएफ क्या दे रखा है 4040 इंटू में आपको एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम में आपका 252 इंटू के दे रखा है, 252 मल्टीप्लाई के दे रखा है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 2520 मल्टीप्लाई 6600। कहीं और कर लेते हैं, स्पेस कम पड़ेगा। चलो इधर करते हैं, ठीक है। देखो एचसीएफ क्या था 40 इंटू में एलसीएम की वैल्यू दे रखी थी 252 मल्टीप्लाई के, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2520 मल्टीप्लाई 6600। अब क्या कर सकते हो, ये 40 और 252 है, उधर जाके डिवाइड में चले जाएंगे, इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो नीचे ले आते डिवाइड में 252 मल्टीप्लाई 40। देखो इसके टेबल में 10 पे आता है, 252 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको और काटेंगे तो 4 1 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 2 बचेगा, 4 20, 165 आ गया, ठीक है। 165 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1650 आ जाएगी, और हमारा आंसर आ चुका है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है, और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, पीवाई के जो हम कर सकते थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होता है जिनको कि नंबर लाइन पे बनाया जा सकता है। इस तरह पॉजिटिव नंबर, इस तरह नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे जीरो नंबर। सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे दिख सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस हैं, जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस में इमेजिनरी नंबर सोच सकते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 1 हमारा ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो नंबर कंपोजिट होता है, लेकिन हम उसको जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, P1 इंटू P3 कहां तक, Pn तक लिख सकते हैं, जहां पे ये वाला नंबर या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों के टेबल में आता हो नंबर कॉमन हो वो हमारा एलसीएम होता है। एचसीएफ होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ का शॉर्टकट क्या होता है, सबसे छोटी पावर का प्रोडक्ट देखो, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर का प्रोडक्ट देखो। हमने एक फॉर्मूला भी देखा जहां पे 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ उनके नंबर के बराबर होता है। इस पर हमने क्वेश्चन करके देखा, ठीक है। और हमने क्या सीखा, कोई सा भी नंबर है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए क्या देखना पड़ता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 और 2 दोनों आने चाहिए। अगर दोनों नहीं आते हैं तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। हमने कुछ एग्जाम्पल करके देखे। फिर हमने सीखा कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, एक ये वाला क्वेश्चन देखा, एक हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा। दोनों को इरेशनल प्रूफ कैसे करना है हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। एक यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन किया जहाँ पे हमने समझा कि हमेशा हमें एलसीएम क्यों निकालना है। ठीक है, हमने एक थ्योरी से समझी यहाँ पे। और उसके अलावा हमने क्या समझा कि ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है जिसे प्रूफ करना होता है, तो हमें उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाना होता है। तो हम कैसे करते हैं, जो मल्टीप्लाई प्लस में दे रखा है उसको कॉमन ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। एंड एट द एंड वी सॉल्व 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसने कि हमें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की।
अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट नीचे डाल दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये जो मैंने लेक्चर हाथ से लिख रखे हैं अभी कॉपी पे, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे और इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ऐसे कंटेंट आगे आने वाला है। एंड हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।